अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट। नॉर्मली ये मनी माइंडसेट का सेट कोई ना कोई पार्टिसिपेंट है जो अपनी डिटेल्स देते हैं और हम उनको रीच आउट करते हैं, फिर हम उनकी स्टोरी सुनते हैं और उसके ऊपर जो भी हमारी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम गाइड करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसे करनी चाहिए। ये जो आज का सेशन है ये इनफैक्ट जो लोग पब्लिक में आके बात कर सकते हैं वो तो करते हैं, लेकिन कोई लोग प्राइवेट में भी डिस्कशन करते हैं और जो चीज़ वो कर रहे हैं उस पर भी फर्दर एडवाइस लेते हैं। और अगेन जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है मेरे से जितना हो सकता है मैं उनकी हेल्प ही करता हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एक प्राइवेट सेशन अभी लास्ट वीक ही मैंने किया है, तो मैं सोच रहा था कि बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्टोरी है रादर दैन कि किसी और के साथ सेशन करूँ। क्यों ना उन्हीं की स्टोरी को थोड़ा मैं समराइज़ करूँ और उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आई थिंक कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो भाई आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा कि ऑब्वियसली प्राइवेट सेशन था, लेकिन मैं उनकी स्टोरी सुना देता हूँ कि वो अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उन्होंने क्या फाइनेंशियल डिसीजन लिए, उसके पीछे रीज़न क्या थी और उसका इम्पैक्ट या उसका आउटपुट क्या है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक भाई साहब थे, बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करते थे कोविड से पहले। आई थिंक 4.5-5 लाख रुपए तक की उनकी सैलरी थी। उनकी फैमिली में 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। और जो सबसे बड़ा बच्चा है आजकल वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में भी है। उनकी अपनी जो आजकल जो एज है वो तकरीबन 60 ईयर्स है, तो आप सोच सकते हैं कि वो काफ़ी 50s क्रॉस कर चुके हैं। कोविड के अंदर उनकी जॉब जो थी वो चली गई थी। जो जॉब वो कोविड से पहले करते जिस अच्छी कंपनी में कर रहे थे वो तकरीबन 4.5 लाख रुपया महीना ले रहे थे। इसका मतलब है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टेबल लाइफ थी जो कि वो चला रहे थे। उनका सब कुछ गुजर बसर बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा था। जब कोविड के बाद जॉब चली गई तो वो जो उनकी सेविंग थी, क्योंकि जॉब अच्छी थी सेविंग भी अच्छी थी, 1.5 साल का बफर उन्होंने सेविंग्स के थ्रू किया हुआ था, विच इज़ अ गुड थिंग। तो उनको भी यही शायद एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 साल के अंदर तो कोई ना कोई तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब अच्छी नहीं मिली कोई। दो कि वो अभी जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि वो कहाँ पे 4.5 लाख रुपया ले रहे थे कोविड से पहले, जहाँ पे महंगाई भी इतनी बढ़ गई। आज जो उनकी जॉब लगी हुई है, 60 ईयर्स की उनकी एज है, वो सिर्फ 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। खैर, जब वो 1.5 साल जब उनके अपने हालात थोड़े उनको समझ आने लगी कि अब सेविंग कम रहेगी, उनको कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक फ़ाइनेंशियल डिसीजन लिया। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैंने घर वालों से भी डिस्कस किया। और डिसीजन क्या था? डिसीजन ये था कि जिस घर में वो रह रहे थे, कराची बेस्ड थे, जिस घर में वो रह रहे थे, ऑब्वियसली माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की होगी उसको बिल्ड करने के लिए। ही डिसाइडेड कि उसको सेल करते हैं क्योंकि उनकी जॉब लग नहीं रही है या उनके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। एंड ही स्टूड बाय इट। और उसका मैं इसीलिए उसको बहुत बड़ी एक उनका फाइनेंशियल डिसीजन और बहुत पॉजिटिव था कि उन्होंने इसको ईगो पे नहीं लिया। काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो हैं वो हम बड़ी एफ़र्ट करके घर बनाते हैं और फिर हम अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर लेते हैं कि अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर हम अपने आप को कहीं ना कहीं लोग उनके ऊपर पॉइंट ना करें, कुछ ना करें, तो वो जो स्टैंडर्ड हमने किया हुआ है दिखावे के लिए भी कि मेरा घर था, मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं अगर बेचूंगा तो ख़ानदान वाले, घर वाले या रिश्तेदार क्या बातें करेंगे। उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की और उन्होंने एक घर सेल कर दिया। 2 करोड़ रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की। इनफैक्ट 6-7 महीने पहले हम कराची गए हुए थे, वो मुझे मिले भी, तो मैंने उनको खैर उस वक्त गाइड किया था कि आपको म्यूचुअल फ़ंड में जाना चाहिए और माशाल्लाह वो म्यूचुअल फ़ंड में भी गए। बताने का पूरे का मकसद ये है कि वो जो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की आज से 1-2 साल पहले तक, रीज़न उसके पीछे बहुत सिंपल था कि उनकी जो सैलरी मिल रही थी उनको वो 1.5 लाख रुपए की थी। जो उनका महीने का एक्सपेंस है वो तकरीबन 4 लाख रुपए का है। अब ये 2.5 लाख रुपए का जो गैप है ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए पूरा करना, क्योंकि और तो कोई ज़रिया नहीं था कमाने का। सो उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल की और उन्होंने तकरीबन उस प्रॉपर्टी में से 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, उस वक्त तो खैर 6 महीने पहले भी माशाल्लाह जो 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। अब ये करते क्या हैं उस 1.5 करोड़ रुपये का? 1.5 करोड़ रुपये में से ये करते हैं कि जब उनको महीने के एंड पे जब पैसे चाहिए होते हैं, 1.5 लाख रुपए तो खुद कर दिया, 2.5 लाख रुपए का उनको प्रॉफिट या जो भी है म्यूचुअल फंड से निकालते थे और उसमें अपने अखराजात को ऐड करके उसमें डाल देते थे। इसमें जो 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं, और माशाल्लाह अभी भी उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ था 6 महीने के अंदर। जो उन्होंने 2.5 लाख रुपया 6 महीने में किया था वो उन्होंने प्रॉफिट से ही बुक किया, क्योंकि कंपैरेटिवली मार्केट भी बेहतर थी। और मैंने उनको वैसे सजेस्ट ये किया था क्योंकि उनकी 2.5 लाख की रिक्वायरमेंट है। सो रादर दैन कि उनको 100% हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय
वो 1 साल का जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की उसको लो रिस्क में करें। इसका मतलब है मे बी वो 80% हाई रिस्क में हो सकते हैं और 20% लो रिस्क में हो सकते हैं, या 75-25 जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह करें, ताकि जो चीज़ उनको 1 महीने के अंदर चाहिए उस पर एटलीस्ट उनको टेंशन हो। अभी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मसला हो गया, मीटिंग तो हमारी इससे पहले हुई थी, तो ये उस तरह के टाइम पे बड़ा इफेक्टिव होता है कि जब पे आपको टेंशन नहीं होती कि यार चलो मेरा 12 महीने का जो है वो लो रिस्क से मुझे मिल जाएगा। खैर, बताने का मकसद ये है कि मैंने ख़ुद देखा है अपनी लाइफ के अंदर कि जो फैमिली मेम्बर है, जो सरबराह है घर का, अगर उसके पास कोई कर्ज़ा चढ़ जाए, उसने किसी का देना ज़्यादा हो, तो उसने क्या किया है कि उसने अपने बच्चे को एजुकेशन से निकाला है, उसको बिज़नेस में डाला है, ताकि वो उसका कर्ज़ा हल करने में या कर्ज़ा उतारने में उसकी मदद कर सके। ये जो भाईजान हैं, इन्होंने जो ये सारा सीन किया है, इसकी सबसे बड़ी मैं इनको क्रेडिट इसीलिए देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों का जो एजुकेशन थी उसको टॉप प्रायोरिटी दी। उन्होंने घर को सर पे सवार नहीं किया, घर को सेल कर दिया। घर के पैसे जो सेल करके जो आए, वो 2.5 लाख रुपए बच्चों की फ़ीसें ही कर रहे थे। माशाल्लाह 2 बच्चे उनकी यूनिवर्सिटी गोएंगे, एक फाइनल सेमेस्टर में, एक बेटी उनकी अभी ग्रेजुएशन के अंदर है। लेकिन इस पूरे एपिसोड को बताने का मतलब ये है कि असल सरमाया आपका वो नहीं है जो कि आपने घर की एवज़ में बनाया। असल सरमाया आपका वो है जो बच्चे हैं आपके। ये जो घर है ये 5 साल बाद फिर बन जाएगा, 3 साल बाद फिर बन जाएगा, लेकिन जो सरमाया उन्होंने एक एसेट को सेल करके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया, जो एसेट भी सेल किया, उससे भी कैपिटल को ऐसी जगह पे किया है कि जिससे उनको मुनाफा मिले और उसको वो इधर डाल सके। बाय द वे, जो 2 करोड़ रुपए का घर था, 50 लाख रुपए उन्होंने प्रॉपर्टी ली कोई और किसी और भाई के साथ। उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ पे तो कह रहे हैं 2 साल से उनको लॉस ही हो रहा है। जिनको दी थी उनसे वो ले भी नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली रिश्तेदारी दोस्ती का मामला है। 1.5 करोड़ रुपया जो वो खुद मैनेज कर रहे थे उससे वो अपना कैपिटल जनरेट करें। और अभी बाय द वे ये इनको बता तो दिया, हमारे प्लेटफॉर्म से सुन तो लिया कि हाई रिस्क में प्रॉफिट होता है, कुछ होता है, वो अपनी कैपिटल पूरी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसली कहीं ना कहीं उनको खटका ही लगा रहता है। क्योंकि जब इन्होंने ये स्टेप किया, जो इनके रिश्तेदार दोस्त थे करीबी, उन्होंने कहा यार ये तुमने क्या कर लिया ना, तुमने घर बेच कर तुमने म्यूचुअल फंड में गया, तुम्हें समझ है म्यूचुअल फंड में इतने लॉसेज होते हैं। तो उस सारे यानी कि लोगों के उसके बावजूद इन्होंने ये स्टेप लिया, तो बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। बताने का मकसद ये है कि अगर ये इनको भी मैंने रिकमेंड ये किया कि ये सारी चीज़ें आपने सुनी भली करके कर तो दिया, लेकिन अगर इसके पीछे एक फाइनेंशियली आपका एजुकेशन होता ना, तो आप बड़े इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके बाद आप ये वाला स्टेप ले सकें कि घर जो है वो बाद में फिर बन सकता है। इस पर्टिकुलर एसेट को सेल करके लिक्विड एसेट में ऐसे पे जाएँ जहाँ पे शॉर्ट टर्म पे आपके जो घर की, आपकी फैमिली की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा कर सकें, और आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर यही मे बी अगले साल 2 साल में ये 1.5 करोड़ रुपया, मे बी 1.5 करोड़ रुपया ही हो, लेकिन वो हर महीने आपको 2.5 लाख रुपए का बफर जनरेट करके दे रहा हो। जब आपके बच्चे माशाल्लाह इंशाल्लाह इनके जब वो ग्रेजुएट होंगे, तो ऑब्वियसली एक सॉर्ट ऑफ आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, जिसमें बच्चा भी आपका कमा रहा होगा, एक आपके एक्सपेंसेस कट डाउन हो जाएंगे, दूसरा रेवेन्यू आपका और आ रहा होगा। मे बी 2.5 की जगह आपकी रिक्वायरमेंट 1.80 रह जाए, 1.90 रह जाए, मे बी 1.5 रह जाए, और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, जहाँ पे इनकी ये कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने बच्चों को फीड करने की ना हो, बच्चे माशाल्लाह ख़ुद भी उसमें आ जाएं कि वो कमा कैसे सकते हैं। सो इस पूरी एपिसोड से मुझे 2 चीज़ें सीखने को मिली, जो मैं समराइज़ करके आपको बताना चाहूँगा। ये जो फिज़िकल एसेट है जिसको हम अपने सर पे सवार कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रेचर का पार्ट बना देते हैं कि अगर हमने इसको सेल कर दिया तो रिश्तेदार दोस्त क्या कहेंगे, कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपके पास आपको पैसे चाहिए, यही जो रिश्तेदार वगैरह जो आप पे बातें कर रहे होंगे, आप ज़रा इनसे कहें ना ज़रा मुझे पैसे दो क्योंकि मैंने बच्चों की फीस देनी है, कोई बंदा भी आपको अपने करीब नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो एसेट्स हैं जिनको आपने बिल्ड किया है इतने अरसे के ऊपर, उसको अपने जो मेन प्रायोरिटी है, जो आपके बच्चे हैं उनके ऊपर प्रायोरिटी ना दें। ये एसेट दोबारा फिर बन जाएंगे। आपकी जो ये जो आप अगर इस तरह का स्टेप नहीं लेते हैं, ज़्यादातर लोग बेचारे कर्ज़े में ही फंस जाते हैं, कर्ज़े की वजह से फिर कर्ज़ा उतार नहीं सकते हैं, फिर एक अलहदा उनकी टेंशन स्टार्ट होती है। एट द एंड ऑफ द डे अपनी ज़िंदगी से ही याद हो बैठते हैं क्योंकि कर्ज़ा ही नहीं दे सकते। तो कोशिश ये करें कि आपने अपनी जो लिमिटेड आपकी अमाउंट है, जो आपने अपना एसेट बिल्ड किया हुआ है, अगर उस एसेट को सेल करके आप अपना ख़र्चा अखराजात बर्दाश्त कर लें, ये एसेट दोबारा बनते रहेंगे।
दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी थी वो बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करना। आजकल के दौर के अंदर मेरे ख़्याल में तालीम ही ऐसी चीज़ है जो कि आपको बुरे टाइम से बचा सकती है। तालीम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स आपको नज़र आएंगे, तालीम की कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें। आप अपने बच्चों को इस कैपेबल बनाएं। जिस तरह इन भाई के पास भी एजुकेशन थी तो कहीं ना कहीं अभी भी वो सस्टेन कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, और एजुकेशन आपको इवेंचुअली बहुत चीज़ों में हेल्प भी कर सकती है। तो ये दो चीज़ें थी मनी माइंडसेट में। ये चीज़ें मेरा मकसद था आपको बताना, समझाना कि आप भी इसी तरह प्रायोरिटाइज़ करें। आपने नहीं देखना कि फ़िज़िकल एसेट की सेल करने की वजह से आपके माशरे में कितनी अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली एंड ऑल अबाउट योर सेल्फ। इफ़ यू आर मेंटली नॉट एट पीस, आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, 4 बसें हैं, 3 बंगले हैं, और बच्चे को आप एजुकेशन दे नहीं रहे हैं, वो बच्चे को उल्टा आपने निकाल के अपने साथ बिज़नेस में लगा दिया है, कहीं और जॉब पे भेज दिया है ताकि वो आपको पैसा दे, रादर देन कि आप अपनी एसेट को सेल करके उनको फीड करें। सो इतना क्लोजली अपने आप को एसोसिएट ना करें इन फिज़िकल एसेट्स के साथ। अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करें एंड ट्राई टू बेसिकली टारगेट के उस प्रायोरिटी को करने के लिए लिक्विड एसेट्स में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं, ना सिर्फ आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं बल्कि आप मोस्ट प्रॉब्ली मे बी ये करोड़ 1.5 करोड़ रुपया साल 2 साल बाद इनको दोबारा वही घर लेके दे दे जो कि शायद इन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए आज सेल किया। सो आई होप ये चीज़ आपको भी समझ आई होगी। आप लोगों में भी अगर कोई बंदा अपने प्राइवेट सेशन के थ्रू कुछ बुकिंग करना चाहता है तो प्लीज़ URL दिया हुआ है। अगर आप पब्लिक्स में आकर अपनी चीज़ें डिस्कस करना चाहें, मे बी डेट है आपके ऊपर, आप उसको कैसे, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। इसी तरह का मसला अगर आपका भी है कि बच्चों की फ़ीसें नहीं जमा हो रही हैं लेकिन आपके पास कोई फ़िज़िकल एसेट है एंड यू आर स्टिल परेशान है कि यार ये डिसीजन लेकर कहीं आपका बिल्कुल ही लॉसेस ना हो जाए, तो ये वाला सेशन आप लोगों के लिए है। जितना आप लोग खुल के आकर अपने मसले डिस्कस करेंगे, आप ही के मसलों से काफ़ी लोगों के मसाइल लिंक्ड होंगे, और कोशिश ये है कि हम सबको कैसे एजुकेट कर सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो अपना और अपने एलोया का ख्याल रखें। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।